आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 अंक का है और इस चैप्टर के अंक विभाजन कैसे हैं वो आपके सामने हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का होगा। दूसरा एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का होगा। और 2 क्वेश्चन लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 1.5 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, कुल मिला के 3। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से कुल 4 क्वेश्चन आएंगे जिनके कुल अंक कितने होंगे, 5 होंगे। इस चैप्टर की सबसे विशेष बात है कि बोर्ड एग्जाम का जो अपना रसायन विज्ञान का 11 अप्रैल को जो पेपर होगा उसका पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। तो कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में कि बोनी अच्छी तो सब काम अच्छे। तो इस चैप्टर को हम इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे कि बोर्ड पेपर का पहला क्वेश्चन अपना अच्छा जाए तो पूरा पेपर अपना अच्छा जाएगा। तो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम आपकी बिल्कुल पास में आ चुकी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी ज़िलों के व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है। आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हो कि शेखावटी मिशन को इसी रूप में बनाया गया है कि जिसमें सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रहण है, तो वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है क्वार्ट्ज, कांच, रबड़ और प्लास्टिक। तो आप सभी जानते हो कि चाहे आपका कांच हो, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, ये तीनों किस प्रकार के ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय। कौन सा ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो रबड़, प्लास्टिक और कांच तीनों के तीनों अक्रिस्टलीय ठोस है। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है क्वार्ट्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। ठोस H2 के अणुओं के बीच उपस्थित बल है आयनिक बल, लंदन बल, धात्विक बंध या सहसंयोजक बंध। अपनी इस क्लास में केवल एक यही महत्व नहीं कि इन क्वेश्चनों के हम आंसर लगाएंगे, इसके अलावा इन सभी क्वेश्चनों का हम पोस्टमार्टम करेंगे, इनके आंसर को हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखो H2 अणु है वो अध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय अणुओं के मध्य आपका लंदन बल या इसको हम बोलते हैं परिक्षेपण बल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लंदन बल या परिक्षेपण बल उनके मध्य पाया जाता है जो अणु कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है SiO2, SiCalN। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड सहसंयोजक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त सभी या सभी SiO2, SiC और AlN ये तीनों प्रकार के कंपाउंड किस प्रकार के ठोस है? सहसंयोजक ठोस। इन सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। कौन सा ठोस? नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रेव जालकों की कुल संख्या होती है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं बेटा। क्रिस्टलीय जालक होते हैं उनको 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो ब्रेव जालकों की कुल संख्या होती है वो होती है आपके 14। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 14 बिल्कुल याद होना चाहिए। ब्रेव जालकों की कुल संख्या होती है 14। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए सही है कि इसकी अक्षीय दूरियाँ A बराबर B बराबर C होती है। बिल्कुल बात सही है। इसके जो कोण होते हैं अक्षीय कोण वो अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा और गामा बराबर 90। बिल्कुल ये भी बात सही है। इसके उदाहरण की बात करें तो NaCl नमक और कॉपर में घनी क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। तो तीनों बिंदु सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला CuSO4.5H2O में पाए जाने वाला क्रिस्टलीय तंत्र है। तो इसमें
तीन ताक्स का ये एग्जाम्पल है। तीन ताक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, CuSO4.5H2। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और है इसके तीन ताक्स के, H3BO3, इसमें भी यही स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा K2Cr2O7। तो ये तीन ताक्स के 3 एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे, बिल्कुल अच्छे से याद होने से। तीन ताक्स से उदाहरण, पहला CuSO4.5H2O, दूसरा H3BO3, तीसरा K2Cr2O7। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका में परमाणु या कणों की संख्या होती है। तो हमें पता फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो यहाँ पर याद कर लेना कि फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, FCC। तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। फिर हम बात करते हैं BCC, अंतर केंद्रित एक एक कोष्टिका या काय केंद्रित एक एक कोष्टिका, उसमें परमाणु की संख्या 2 होती है। और एक आपने पढ़ा होगा सबसे सिंपल, SCC, सरल क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय एक एक कोष्टिका, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। SCC में 1 हो जाएगी, BCC में 2 और FCC में 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता होती है। तो जो सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 68% संकुलन क्षमता किसकी होती है, BCC की। 74% के लिए आपको बिल्कुल याद करना था, चाहे FCC लिखा जाए या CCP आ जाए या HCP, इनकी संकुलन क्षमता कितनी होगी तीनों की, 74। SCC सरल घनीय जालक SCC 52.4, BCC 68%। तो ये सब डाटा आपको याद करने, क्योंकि इनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ZnS, AgCl, AgBr और AgI में पाई जाने वाली अशुद्धि या त्रुटि है। तो इन सभी कंपाउंड ये फ्रैंकल दोष के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के आकार में काफ़ी अंतर होता है। इसके बाद यहाँ देखना कि एक विशेष कंपाउंड जो AgBr है, इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर बता दूँ, AgBr, इस AgBr के अंदर आपका शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AgBr में किस प्रकार का दोष होता है। तो याद करना, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऋणायन के अपने जालक स्थल पर अनुपस्थित के कारण उत्पन्न धातु आदित्य की त्रुटि या दोष का उदाहरण है। देखो आपने पढ़ा होगा कि ऋणायन अपना स्थान छोड़ के चला जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके लिए हम एक शब्द का उपयोग बोलते हैं ऐप केंद्र। तो ऐप केंद्र के कारण ही NaCl का पीला रंग होता है, LiCl का गुलाबी रंग होता है और KCl का बैंगनी रंग, अर्थात ये तीनों इसी धातु आदि के त्रुटि दोष के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्धचालकों की चालकता का परास है। देखो अर्धचालकों की चालकता का परास होता है 10⁻⁶ से 10⁴ ओम प्रति मीटर। यहाँ से आपको विषय तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा। तो ये परास तो किसकी हो गई, आपके अर्धचालक की। लेकिन इसी के साथ हमें सब की परास से याद होनी चाहिए कि 10⁴ से 10⁻⁷ ओम प्रति मीटर ये चालकता की परास है, वो स्वचालक पदार्थों की होती है, स्वचालक ठोस की होगी। और अर्धचालकों की 10⁻⁶ से 10⁴ होती है और 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम प्रति मीटर ये जो चालकता की परास है वो कोचालक या विद्युतरोधी पदार्थों की होती है। तो क्वेश्चन किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, समूह 13 और 15 के योगज अर्धचालक का उदाहरण है। इसका मतलब वर्ग नंबर 13 और 15 से मिले तत्वों का उदाहरण हमें बताना। तो देखो वर्ग नंबर 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं, अगर आपको याद हो तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। जिन जिन स्टूडेंट ने इस तरीके से याद किया वो कमेंट से एक बार ज़रूर कर दें। ये तो कौन सा वर्ग हुआ, 13वां वर्ग। अब 15वें वर्ग की बात करें,
ये वर्ग आपका कौन सा होगा? ये 13वां नहीं है, ये है आपका 15वां वर्ग। 13वें वर्ग के लिए हमने लाइन क्या याद की थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, TL थैला। तो अब देखो 13वें वर्ग से इंडियन है, बिल्कुल है, और 15वें वर्ग से एस भी एंटीमनी है। तो ये पहला कंपाउंड 13वें और 15वें वर्ग का हो गया, सही है ये। तो आगे एल्यूमिनियम 13वें वर्ग से, फास्फोरस 15वें वर्ग से, बिल्कुल राइट है ये भी। गैलियम 13वें वर्ग से और आर्सेनिक 15वें वर्ग से। तो ये सभी जो दिया A, B और C तीनों के तीनों 13वें और 15वें के योगज अर्धचालक के उदाहरण, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तो देखो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर अपनी बुक में बहुत अच्छा जगह Mn और मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो H2O होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एक एक का आंसर हमें अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। H2O कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। और CrO2 और Fe3O4 ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ के। किसके? लो चुंबकीय पदार्थ के। तो मैंने ये कहा कि क्वेश्चन के आंसर के साथ जितनी भी बातें जोड़ी है उन सब का हमें पता होना चाहिए। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण पूछा तो MnO, प्रतिचुंबकीय पूछता तो H2O, और ये दोनों किसके? लो चुंबकीय पदार्थ के। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 को मिलाने पर NaCl का क्रिस्टलीकरण करने पर अब कौन सी अशुद्धि होती है? देखो NaCl था, उसमें आपने क्या किया? SrCl2 की आपने क्या मिला दी? अशुद्धि मिला दी। तो इस दोष को हम बोलते हैं अशुद्धता दोष। तो शॉर्ट की धातु आदि के फ्रैंकल नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा B। ये अशुद्धता दोष के रूप में माना जाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि HCP व CCP संरचना के लिए घन की भुजा A और कण की त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है? तो एक आपकी स्क्रीन पर है, तीनों प्रकार के जो अपने क्रिस्टलीय जालक बनते हैं उनमें A और R के बीच क्या संबंध है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो उससे आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि देखो आप गौर से एक बात करें कि HCP या जो CCP की संरचना के लिए A और R में जो संबंध होता है, वो होता है A बराबर 2√2R होता है। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे कि इन्हीं कंपाउंड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा, जैसे इसी को अगर हम बात करें कि A बराबर 4R/√2 भी लिखा जा सकता है और √2A बराबर 4R, ये तीनों इसी के रूप है। तो अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धात्विक ठोस के संबंध में गलत कथन क्या है? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। धनायन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होगी। और धातु ठोस होता है वो चाहे ठोस अवस्था हो या गलित, दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है, तो ये बात भी सही है। कठोर व तन्य होते हैं, ये भी सही है। इनका गलनांक कम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धातु ठोसों के संबंध में गलत कथन है कि इनके गलनांक कम होते, तो ये गलत बात पूछी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ग्रेफाइट की दो परतों के बीच की दूरी होती है। तो ये परतों की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 340 पिकोमीटर। PM का मतलब पिकोमीटर। एक चीज़ और याद करना कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय परतनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति उत्तरदायी है? देखो किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण म्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके लिए चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों जिम्मेदार होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर होगा कौन सा? C, दोनों। C
दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड जिसकी चालकता Cu के समकक्ष होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ReO3। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिए होते बीच में लाइनों के रूप में, जिसको आप अच्छे तरीके से अगर एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन पढ़ोगे तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट की डोज के संबंध में गलत कथन है। यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, बिल्कुल ये बात सही है। इस दोष की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है, बात सही, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है, चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थायित्व में भी कमी आती है। तो गलत कथन पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, कि क्रिस्टल जालक की चालकता में कमी आती है। ध्यान रखना, कभी जल्दीबाजी में गलत पूछा सही पूछा, इन शब्दों पर हमें विशेष गौर होना चाहिए। इसके पश्चात आपको एक चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट हम बात करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में ही आते हैं। हम इन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करे क्वेश्चन नंबर 21, क्रिस्टलीय टोसों में विद्युतीय प्रतिरोधकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर। देखो क्रिस्टलीय टोसों में कौन सा गुण पाया जाता है? विषम देशकता। विषम देशकता का मतलब मान भिन्न भिन्न होगा, तो क्रिस्टलीय टोसों में विद्युत प्रतिरोधकता का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर क्या प्राप्त होगा? भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अगला, विदलन का गुण किस प्रकार के टोसों में पाया जाता है? क्रिस्टलीय टोसों में। विदलन का गुण किस प्रकार के टोसों में होता है? क्रिस्टलीय टोसों में पाया जाता है। आगे, SC एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में हो, तो उसको हम बोलते हैं BCC या अंतर केंद्रित। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतर केंद्रित, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं इसको? BCC। अगला, फलक पर उपस्थित कण का एक कोष्ठिका में योगदान होता है। फलक में उपस्थित कण का एक कोष्ठिका में, फलक पर होता है 1/2, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/2। और ये 1/8 कहाँ होता है? कोनों पे। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एक बात। अगला, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? देखो जितने n परमाणु होंगे उतनी ही उसमें अष्टफल की रिक्ति है, तो अष्टफल की रिक्तिका भी n हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो चतुष्फल की रिक्तिका होती है वो परमाणु की दुगनी होती है। तो अष्टफल की रिक्तिका n होगी और चतुष्फल की रिक्तिका 2n होगी, तो कुल कितने n हो गए? 3n। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का 3n। अगला, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का उदाहरण है कॉपर और Ag। किसका एग्जाम्पल है? घनीय निबिड़ संरचना। श्वेत ZnO को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि श्वेत ZnO को गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है? अगला, नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपमिश्रण या उपमिश्रण, उसको बोलते हैं अपमिश्रण, इंग्लिश में डोपिंग। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशोधक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है N व P प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर होने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर ढंग से नहीं आते तो गलती हो जाती है। परिशोधक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में लो चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और इसी डोमेन के कारण लो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम अति लघुरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं, जिनका आंसर 1 या 2 लाइनों का आने वाला है। नंबर 31 आपके सामने अति लघुरात्मक है कि प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में धुंधलापन आ जाता है। क्यों? मतलब वाइटनेस आ जाती है, जिसके कारण कार के जो कांच है उसके हम आर पार नहीं देख पाते। तो उसका मेन रीजन होता है क्रिस्टलीकरण के कारण। कांच है वो बार बार उसका क्रिस्टलीकरण होता है, जिसके कारण कांच में क्या आ जाता है? धुंधलापन। इस प्रकार छोटे क्वेश्चन जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दिए लाइन टू लाइन आपके लिए लेकर आए। अगला क्वेश्चन देखना, ऐसे पदार्थ जो देखने पर तो क्या लगते हैं? अक्रिस्टलीय,
देखने पर तो हमें लगे अक्रिस्टलीय, लेकिन उनकी संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, बहुक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। बिल्कुल याद कर लेना कि देखने में ऐसे पदार्थ जो देखने से तो कैसे लगते हैं, अक्रिस्टलीय, लेकिन उनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुक्रिस्टलीय। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 समझना, ठोस ए अत्यधिक कठोर है तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। देखो यहाँ से हम एक चीज़ पकड़ सकते हैं, और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। देखो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि गलित और ठोस दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है, तो गलित अवस्था में भी विद्युत रोधी है, अर्थात इसका मतलब वो ठोस आयनिक नहीं होगा, क्योंकि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। और ठोस अवस्था में अर्थात वो कौन सा, धात्विक ठोस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो धात्विक ठोस होता है, वो ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा, एक होता है आणविक ठोस, लेकिन आणविक ठोस जो कठोर नहीं होते, प्लस उनका जो गलनांक होता है वो कम होता है, तो लास्ट में आपको एक ठोस बच गया जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इनको घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो सहसंयोजक, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, नेटवर्क ठोस, वो कठोर होते हैं। ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं और उच्च ताप पर पिघलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है जो विद्युत का सुचालक होता है। नॉर्मली तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कुचालक होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसका राइट आंसर आप याद कर लेना, ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक विमीय क्रिस्टल संरचना में एक एक कोष्टिका के अभिलक्षण बताइए। देखो सबसे पहले आपको एक एक कोष्टिका की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए कि किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक एक कोष्टिका कहते हैं। और इस प्रकार से हम इस एक एक कोष्टिका का निर्माण करते हैं। अब समझना, ये मेन सेंटर बिंदु मान लिया, तो इस सेंटर बिंदु से ये भुजा हो गई ए, ये भुजा हो गई बी, और ये हो गई भुजा हो गई सी। तो एक एक कोष्टिका के जो तीनों कोर है उनको हमने तीन विमा ए बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस इनके मध्य कोण को मैंने अल्फा बता दिया, इसके मध्य कोण को मैंने बीटा, प्लस इसके मध्य कोण को बता दिया गामा। तो किसी भी एक एक कोष्टिका को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अभिलक्षण की बात करते हैं वो इन 6 अभिलक्षणों की हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, एक एक कोष्टिका के तीनों किनारों की विमाएँ ए बी सी और किनारों के मध्य कोण अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से एक एक कोष्टिका की संरचना को अभिलक्षण करने के लिए कुल कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 तो विमा ए बी सी होती है और 3 उनके मध्य कोण ए अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घनीय क्रिस्टल तंत्र की संभव विविधताओं के नाम बताइए। देखो घनीय क्रिस्टल तंत्र में तीनों प्रकार की एक एक कोष्टिका पाई जाती है। पहला आप बोलते हो आध एक एक कोष्टिका, आध एक एक कोष्टिका। दूसरी हो जाती है आपकी अंतः केंद्रित एक एक कोष्टिका, और तीसरी हो जाती है आपकी फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका। तो आध एक एक कोष्टिका को आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, SCC। अंत केंद्रित या जिसको हम बोलते हैं काय केंद्रित एक एक कोष्टिका BCC, फलक केंद्रित एक एक कोष्टिका FCC। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में संभवतः विविधताओं के नाम। तो घनीय क्रिस्टल में तीनों प्रकार की एक एक कोष्टिका पाई जाती है। देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लेना कि SCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। BCC में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, और FCC में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। इसके साथ इनकी संकुलन क्षमता वो आपको याद होनी चाहिए। SCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है, BCC की 68% होती है, और FCC की संकुलन क्षमता 74%
प्रतिशत होते बिल्कुल क्लियर होने। इसी के साथ इनकी समन्वय संख्या SCC की समन्वय संख्या 6, BCC की समन्वय संख्या 8 और FCC की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो बिल्कुल ये इतना जो मैंने पोर्शन लिखा है इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा कि SCC, BCC और FCC में परमाणु की संख्या तो 1, 2, 4, संकुलन क्षमता 52.4, 68% और 74%, अवयवी संख्या या उपसंयोजन संख्या बचे 6, 8 और 12। इसके बाद हम बात करते हैं जालक बिंदु से आप क्या समझते हो। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हो। तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु जो एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। मैं आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर के रूप में समझा देता हूँ। जैसे हम SCC की स्ट्रक्चर बनाए, तो SCC में अवयवी कण केवल कहाँ होते हैं? कोनों पे होते हैं। जो समझना कि SCC के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोनों पे होते हैं। तो कोनों पे मैं बना देता हूँ। और कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 कोनों पे ये अवयवी कण होंगे। अब समझना मेरी बात। तो जालक में ये जो प्रत्येक बिंदु है वो एक अवयवी कण को निरूपित करता है। तो इन बिंदुओं की संख्या क्या कहलाती है? जालक बिंदु। जालक बिंदु। तो बिल्कुल याद कर लेना कि जो ये मैंने SCC बनाई है, तो SCC के में अगर जालक बिंदुओं की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 8 होगी। BCC में क्या होता है? एक केंद्र में आ जाता तो 9। देखो परमाणु की संख्या अलग है और जालक बिंदु अलग है। तो BCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी? 9। FCC में कितनी होती है? ये कमेंट्स में मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि FCC के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र लिखे। तो घनत्व का फॉर्मूला मैं ये लिख देता हूँ, वैसे लिखा हुआ भी है, बिल्कुल क्लियर है कि D बराबर ZM/A³ Na। अब देखो जब भी आपसे पूछा जाएगी एक एक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र लिखिए, तो जब आप ये सूत्र लिखते हो तो यहाँ पर आपको प्रत्येक चीज़ बतानी पड़ेगी। जैसे D का मतलब तो क्या हो गया? एक एक कोष्ठिका का घनत्व। Z क्या होता है? एक एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। Z क्या है? एक एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। M उस परमाणु का द्रव्यमान। M उस परमाणु का द्रव्यमान। देखो अब ये याद करना, A क्या होती है? एक एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई। एक एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई। और A³ का मतलब हो जाएगा कि एक एक कोष्ठिका का आयतन। एक एक कोष्ठिका का आयतन। A मतलब A को आप कह सकते हो कोर की लंबाई। इसके बाद क्या लिखा मैंने? Na को आप क्या बोलते हो? आवोगाद्रो संख्या, जिसका मान आप जानते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेज अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न नेज अर्धचालक से आप क्या समझते हो? यहाँ से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इस नेज अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो सीधी बात है कि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, जो ये जो पदार्थ होते हैं वो 0 केल्विन लिखा है, 0 केल्विन पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो 0 केल्विन पर कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। इनको बोलते हैं नेज अर्धचालक। देखो आपने एक बैंड सिद्धांत पढ़ा, बैंड सिद्धांत के आधार पर अगर नेज अर्धचालक की बात करें तो इसमें पूरित बैंड और जो चालन बैंड होता है उसके बीच का ऊर्जा अंतराल कम होता है। नेज अर्धचालक के लिए ऐसे पदार्थ जिनके लिए पूरित बैंड और चालन बैंड के मध्य के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है? कम होता है, जिसे ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछ लिया जाता है वो ये पूछा जाता है, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण दीजिए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब क्या होता है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसकी चालकता कम होती है, तो चालकता को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? अशुद्धि मिलाने के बाद जो चालक हमें मिलता है उसको बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक। प्रश्न आ जाएगी अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं? तो
शुद्ध चालक या नेज अर्धचालक होते हैं, उनकी चालकता का मान कम होता है तो उसमें अशुद्धि मिलाने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। अब अपद्रव्य अशुद्धि मिलाते हैं, उसके आधार पर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ से हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। जो शॉर्ट में परिभाषा ये लिखी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों से अपमिश्रित सिलिकॉन या जर्मेनियम को एन प्रकार के चालक कहते हैं। लेकिन इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि देखो, आवर्त सारणी का एक वर्ग नंबर 13, एक वर्ग नंबर 14 और एक वर्ग नंबर 15। अब देखो, वर्ग नंबर 14 में कौन से तत्व आते हैं, याद हो तो याद किया हुआ, काशी, गए, शंकर, प्रभु। काशी, गए, शंकर, प्रभु अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम याद करना है। 14वें वर्ग में सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें या तो आप 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे या 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे। 13वें वर्ग में क्या आता है आपका, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 15वें वर्ग में क्या आता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मैंने बच्चों को इस तरीके से याद करवाया, आपने कौन से तरीके से इन तत्वों को याद किया 13वीं 14वीं 15वीं वर्ग को, कमेंट्स में ज़रूर बता दें। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बिल्कुल सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब देखो, यहाँ पे आपको एक बात याद करनी है कि यदि देखो 14वें वर्ग में दो मुख्य तत्व की बात करते हैं हम, किसकी, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। अगर 14वें वर्ग के सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमने कौन से वर्ग की अशुद्धि मिला दी, 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई है, तो देखो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तब तो आपका बनेगा एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। लेकिन अगर आपने 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी, 14वें वर्ग में कौन से वर्ग की अशुद्धि मिला दी, 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी, अर्थात इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर बनेगा पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। आप चाहो वैसे इसको याद कर सकते हो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है, और इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, इसमें ये मिलाने पर और इसमें ये मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनता है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 40, ऐप केंद्र किसे कहते हैं। मैंने आपको एक ही बात कही थी कि हमारा मकसद केवल एक क्वेश्चन याद नहीं करना है, उस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करना है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऐप केंद्र किसे कहते हैं, तो इसमें जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी सी टफ पड़ेगी कि ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोषयुक्त क्रिस्टल में आवेश संतुलन के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं। और ऐप केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। देखो पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर कर लेना कि ऐप केंद्र क्रिस्टल के लिए क्या होता है, रंग के लिए जिम्मेदार होता है। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो पीले रंग का होता है, NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का, लिथियम क्लोराइड LiCl का क्रिस्टल होता है वो गुलाबी रंग का, और KCl ये बैंगनी रंग का होता है। याद क्या करना कि NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का, लिथियम क्लोराइड LiCl का जो क्रिस्टल होता है गुलाबी रंग का, और KCl क्रिस्टल होता है बैंगनी रंग का। इन सभी का कारण क्या होता है, इन सभी में ऐप केंद्र बनता है, इसके कारण से क्रिस्टल रंगीन होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐप केंद्र की परिभाषा। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को, यहाँ चाहो तो मैं लिख देता हूँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा, क्या लिखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तियों को ऐप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। तो डेफिनेशन मैंने परिभाषा बोल दी, अगर स्पष्ट नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। ऐप केंद्र किसे कहते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिकाओं को ऐप केंद्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन
काफ़ी अच्छा है कि षटकोण षटकोणी है, षटकोणी है, ये षटकोणीय और एकांतांश एक एक कोष्टिका में दो विभेद लिखिए। बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इनकी अक्षीय दूरियां आपको याद होनी चाहिए। तो जो षटकोणीय एक एक कोष्टिका है उसकी अक्षीय दूरी होती है a बराबर b, लेकिन b नॉट इक्वल c होता है। और एकांतांश में क्या होता है, तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, तीनों ही बराबर नहीं होते, तो a नॉट इक्वल b, b नॉट इक्वल c। इसके बाद इनके अक्षीय कोण की बात कर लें तो षटकोणीय में जो अक्षीय कोण होता है उसमें अल्फा बीटा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। जबकि एकांतांश में इसका जस्ट उल्टा कि अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा नॉट 90 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। देखो आपने सभी ने पढ़ा कि पेंसिल क्या होती है, वो ग्रेफाइट ही होती है, तो उसकी संरचना कैसे होती है, षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, षटकोणीय। तो षटकोणीय का एग्जांपल हो गया ग्रेफाइट। और एकांतांश जो गंधक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो एकांतांश होता है और एक विषम लंबाक्ष होता है। तो एकांतांश गंधक, इसके एग्जाम्पल अच्छे कैसे याद करना, क्योंकि एग्जाम में सीधे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते। तो क्या होता है कि ठोस अवस्था में उनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगा होता है, जिसके कारण ठोस अवस्था में ये आयन है वो आसानी से अलग नहीं हो पाते, जिससे गति नहीं कर पाएंगे। लेकिन गलित अवस्था में इनके मध्य जो इससे विद्युत आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। लैंग्वेज के रूप में आंसर क्या लिखा हम उसकी बात कर लेते हैं कि आयनिक ठोस की गलित अवस्था में आयनों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ेगी। तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ने के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण आयन गति के लिए स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का संचालन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आपके आंसर साथ में, लेकिन वहाँ आएगा कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे कि निम्न को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखो कौन सा ठोस है, नाम से पकड़ना, पोटेशियम सल्फेट, ये धनायन और ये ऋणायन, इसका मतलब आयनिक हो गया। 3 धातु है तो धातु ठोस हो गया। बेंजीन, अब जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और ये अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय, तो अध्रुवीय आयनिक ठोस। अमोनिया की स्ट्रक्चर NH3 होता है और ये कौन से बंध का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बंध। तो अमोनिया हाइड्रोजन बंधित आयनिक ठोस। आर्गन मतलब Ar अक्रिय गैस होती है, किसके साथ क्रिया नहीं करती है, अर्थात ये भी अध्रुवीय आण्विक ठोस। ग्रेफाइट, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा सहसंयोजक यौगिक है जो विद्युत धारा का चालन करता है, तो ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करिए। सरल घनीय जालक की हम बात कर रहे हैं तो SCC, तो SCC की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी आएगी, 52.4%। बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए। BCC 68% और FCC 74%। अब देखो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि SCC की संकुलन क्षमता 52.4% उत्तर सिद्ध कीजिए, या BCC की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों की संकुलन क्षमता हमें कैसे ज्ञात करनी है, तो इसका मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाया। तो इसके वीडियो का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस क्लास के बाद आप उसको इजीली देख कर इजीली समझ जाओगे। बाकी यहाँ पर भी कंप्लीट आंसर है, चाहो तो आप इसको शॉर्ट में ले सकते हो, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा, और आप वीडियो देख लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो जो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो शॉटकी दोष है वो एक रिक्तिका दोष है। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ से ले रहा हूँ इसको, कि शॉटकी दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पर रिक्तिका बन जाती है। तो शॉटकी दोष कैसा दोष है, रिक्तिका दोष है। और फ्रैंकल दोष ये एक विस्थापन दोष है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि
विस्थापन दोष का एक उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन दोष कौन सा है? फ्रेंकल दोष को हम विस्थापन दोष कहते हैं। ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है, अंतराकाशी दोष है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट की दोष रिक्तिका दोष होता है और फ्रेंकल दोष अंतराकाशी होता है, जिसमें धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में चला जाता है। अब देखो एक बात, शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों बराबर संख्या में क्रिस्टल जालक से लुप्त होते हैं, मतलब बाहर चले जाएंगे। जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है। अब यहाँ से मैं दो चीज़ें आपको और बता दूँ कि देखो फ्रेंकल दोष में क्या हुआ कि धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में आ गया, तो बाहर नहीं गया है। इसका मतलब फ्रेंकल दोष के अंदर क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धनायन वहीं का वहीं रह रहा है अंतराकाश स्थान में। तो फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में बाहर चले जाए तो सीधी बात है कमी आएगी। तो शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो शॉर्ट की डोज का एग्जाम्पल हो गया NaCl, फ्रेंकल डोज का एग्जाम्पल हो गया HgCl। एक चीज़ मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, HgBr बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HgBr क्या लिखा है? HgBr इस प्रकार का पदार्थ है जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों, मतलब Hg के अंदर शॉर्ट की भी पाई जाती है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कर लेना, लो चुंबकीय पदार्थ से। किससे? लो चुंबकीय पदार्थ से। लो चुंबकीय पदार्थों से हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लो चुंबकीय पदार्थों पर अगर आपने एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो भी वो चुंबक की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें जो डोमेन संरचनाएं होती हैं वो एक क्रम में आ जाती है। क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ से डिटेल से पढ़ लेते हैं कि लो चुंबकीय पदार्थ से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि अच्छे स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लो चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित होकर एक प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर डोमेनों का क्रम एक क्रम बना रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, समझने की कोशिश करना कि देखने में सवाल बड़ा लगेगा लेकिन इजीली हो जाएगा। सिल्वर CCP जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन द्वारा पता चला तो सिल्वर के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? CCP। एक्स किरण विवर्तन के द्वारा पता चला कि इसके एक कोष्ठिका कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर का हमें क्या ज्ञात करना है? घनत्व ज्ञात करना है और Ag का परमाणु द्रव्यमान ये दिया है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ही क्लियर होना चाहिए घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? Z इंटू कैपिटल M नीचे AQ इंटू Na अवगाद्रो संख्या। तो Z का मतलब क्या था? परमाणु की संख्या। तो संरचना आपको क्या दी है? CCP। आपने पढ़ा हुआ CCP या FCC, अब तो याद आ गया। और FCC में आपने परमाणु की संख्या कितनी पड़ी है? 4। तो सीधी बात है कि इस सवाल में Z का मान कितना होगा? 4। क्लियर? मान ही तो रखना, करना क्या है। अगला है M का मतलब परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु Ag का द्रव्यमान कितना दिया है? 107.90, लेकिन ये ग्राम में होता है। इसको हमें घनत्व ज्ञात करना है तो किलोग्राम में ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि 107.90 किलोग्राम पर मोल। अब ये ग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 की पावर -3, तो M का मान कितना हो जाएगा? जो यहाँ दे दिया 107.9 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब आ जाओ A।
जो एक एक कोष्ठक के कोर की लंबाई, एक एक कोष्ठक के कोर की लंबाई कितनी है? 408 इंटू 6 पिकोमीटर। हमें मीटर में चाहिए, तो पिकोमीटर को मीटर में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 की पावर माइनस 12 से। तो इस फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? ये जो मान दिया ए को 10 की पावर माइनस 12 से गुना कर दिया। और एन का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर घात 23। तो ये सब मान मैंने बता दिए। अब इन सब को रखकर आप कैलकुलेट कर लेना। अब आपको देखते ही लग रहा होगा सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बेटा एग्जाम आपको देनी है तो कैलकुलेट आपको करना होगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर ये आएगा। आपने जो पूरे मान रखे उसके बाद कैलकुलेट किया तो आपका मान आ गया 10.5 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर पावर माइनस में 3। अब सीधी सी बात है कि यहाँ ये रखना कि ये ग्राम में है और मीटर में। अगर ग्राम सेमी में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें बहुत कम न्यूमेरिकल है। तो उन न्यूमेरिकल से इस प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं तो इनका आंसर एज इट इज याद ही कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप इसको हल नहीं कर पाओगे। तो आंसर क्या था? 10.5 ग्राम, ये ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सुमेल कीजिए। सीधा लिखा हुआ है जो अनुचुंबक तत्व, प्रतिचुंबक तत्व, लो चुंबक तत्व, प्रतिलो चुंबक तत्व और फेरी चुंबक तत्व की आपको एग्जाम्पल देने। तो देखो अनुचुंबक तत्व का एग्जाम्पल क्या दिया आपके यहाँ? O2। इसके अलावा मैं कुछ कंपाउंड और लिख देता हूँ, जैसे O2 ऑक्सीजन जो गैस होती है वो अनुचुंबकीय होती है। इसके अलावा Cu2+, Fe3+, Cr3+, ये सब के सब एग्जाम्पल क्या होते हैं? अनुचुंबक तत्व। अगर प्रतिचुंबक तत्व की बात करें तो ये गलती से शायद प्रिंट हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O। जल होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। इसके अलावा आपका NaCl, बेंजीन वाली, ये सब प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा देखो Zn2+, Na+, ये सब क्या होंगे? आपके प्रतिचुंबकीय। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। तो लो चुंबकीय पदार्थ को हम फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी कहते हैं। देखो अनुचुंबकीय होता है उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। इंग्लिश में नाम क्लियर होना चाहिए। लो चुंबकीय को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में जो 3 धातुएं होते हैं, परमाणु क्रमांक 26, 27, 28, ऐसे आप याद कर सकते हो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों की तीनों किसकी तरह व्यवहार करेंगे? आपके लो चुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा Gd मतलब गैल्डोनियम हो गया। और इसके अलावा एक पदार्थ और याद कर लेना, CrO2, बुक में दे रखा, पूछ लीजिए CrO2। ये सब क्या आपके लो चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं प्रति का मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। इसका अपना एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। अब बात करते हैं फेरी चुंबक तत्व। फेरी चुंबक तत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लघु लो चुंबकीय पदार्थ। लघु लो चुंबकीय पदार्थ एक तो होता है मैग्नीशियम फेराइट, MgF2O4। इसके अलावा एक एग्जांपल और याद कर सकते हो, जिंक Fe2O4। जिंक फेराइट ये हो गया मैग्नीशियम फेराइट और ये जिंक फेराइट। तो मैंने इनके काफ़ी एग्जाम्पल आपको बता दिए जिससे आप इजीली याद कर सको। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोसों में अंतर क्या है। जो सीधी बात है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति क्या होगी? निश्चित। और अक्रिस्टली ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। अक्रिस्टली ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। दूसरा गलनांक, क्रिस्टली ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टली ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित एक ताप के एक प्राश में होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? अनिश्चित होता है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो अंतर है कि क्रिस्टली ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। और अक्रिस्टली ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टली ठोस है वो समदैशिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल जो इसी से अच्छा, अगर क्वार्ट्ज की बात करें तो वो क्रिस्टली होता है, लेकिन क्वार्ट्ज कांच की बात करें तो वो अक्रिस्टली होता है। और अक्रिस्टली के एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और लिख दूँ, जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? अक्रिस्टली ठोस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मतलब ये है कि जब हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ के इन क्वेश्चनों को हल करते हैं तब हमें
अपनी प्रैक्टिस हो जाती है और क्वेश्चनों के रूप में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा याद हो जाता है। क्वेश्चन समझते हैं कि तत्व बी के परमाणु से HCP जालक बनाए। कौन सी स्टिक दीजिए? HCP। तत्व ए क्या करता है? जो बी से तो HCP बना है और ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकियों को भरते हैं, तो ए और बी द्वारा बनी यौगिकों का सूत्र लिखो। देखो यहाँ से आपको एक चीज समझनी है पहले कि निबिड़ संकुलन में आपको याद करना है कि जितने परमाणु होते हैं, जो 3, एक तो याद करना होता है परमाणु की संख्या, दूसरा आपको याद करना है अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है, और उसके बाद आपको याद करना है चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो याद क्या करना, जितने परमाणु की संख्या होती है, जैसे सपोज कि परमाणु की संख्या n है तो अष्टफल की रिक्तियां भी n होगी, मतलब जितने परमाणु की संख्या होती है उतनी ही अष्टफल की रिक्तियां होती है। लेकिन चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है, उसकी डबल होती है, 2n होती है। कि परमाणु की संख्या n होगी, अष्टफल की रिक्तियां n होती है, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी निबिड़ संकुलन में कुल रिक्तियां कितनी होती है, तो n और 2n कितनी हो गई? 3n। अब देखो यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं, तो जो बी से परमाणु HCP बना है, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया, ये A परमाणु और B परमाणु, ठीक है। अगर देखो ये B परमाणु कहाँ है? B से तो परमाणु बना है, और A कहाँ है? चतुष्फल की रिक्तियों को भरता है। तो सीधे परमाणु, अगर परमाणु की संख्या n होगी तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी? 2n। तो इसको अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा, सीधी सी बात है। अब देखो, लेकिन ये 2 के कितने हिस्सों पर होगा? 2/3, तो 2/3, तो ये 3 को आप इधर ले लो, तो ये कितने हुए? 4, तो F4B3 क्या हो गया? F4B3। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका राइट आंसर क्या होगा? F4B3 होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि अब आपकी स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं 3-4 स्लाइड के रूप में, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है, तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 1 है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी उससे आपका थोड़ा लेवल है, आपका स्टडी का जो कंडीशन है उसके बारे में पता चल जाएगा।